नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। देश में जातिगत जनगणना का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। इस मसले पर बिहार के 11 नेताओं का डेलीगेशन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में आज प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा। बिहार के 11 नेताओं का जो डेलीगेशन आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने वाला है, उसमें जनता दल यूनाइटेड से सीएम नीतीश कुमार के साथ ही मंत्री विजय चौधरी भी होंगे। अफगानिस्तान के लोगों को लेकर आने वाली इंडिगो की फ्लाइट नंबर 6E1702 दोहा से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। फ्लाइट में सवार बाकी यात्रियों के साथ 11 यात्री भी हैं जो अफगानिस्तान में फंसे हुए थे। ये फ्लाइट दोहा से आई है और कुल 146 यात्री दिल्ली पहुंचे हैं। वहीं इसमें पहले भारतीय राजदूत और दूतावास के अन्य कर्मियों समेत 200 लोगों को विमान के जरिए वहां से निकाला जा चुका है। वहीं 3 उड़ानों के जरिए 2 अफगान सांसदों समेत 392 लोगों को रविवार के देश वापसी लाया गया, जबकि 146 भारतीय नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालकर दोहा ले जाया गया, जो आज भारत लौटेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान की ताकत काफी बढ़ गई है। अब जल्द ही देश में नई सरकार का गठन भी होगा। तालिबान से इसके स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। इस बीच उसकी तरफ से अब देश की नीतियों में हस्तक्षेप करना भी शुरू कर दिया गया है। आर्थिक मसले आयोग ने नया आदेश जारी कर दिया। उस आदेश के मुताबिक अब स्क्रैप मेटल की निर्यात पर भी रोक लगा दी गई। अफगानिस्तान में फिर अपनी सरकार बनने की तैयारी कर रहे तालिबान को पंजशीर से लड़ाकों में तगड़ी टक्कर मिल रही है। अफगानी सेना ने जरूर कई इलाकों में बिना लड़े सरेंडर किया। पंजशीर में तालिबान के लिए तमाम चुनौतियां खड़ी है, जब पंजशीर के लड़ाकों ने दावा कर दिया है कि उन्होंने एक हमले में 300 तालिबानी मार गिराए। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह अभी ने भी एक ट्वीट के जरिए तालिबान पर तंज कसते हुए कहा कि जब से तालिबान पर बड़ा हमला किया गया, उनके लिए एक पीस में जिंदा वापस आना भी चुनौती थी। अब तालिबान ने पंजशीर में अपने लड़ाकों की संख्या बढ़ा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अफगानिस्तान में स्थिति चिंताजनक है और उन स्थितियों का फायदा वहां मौजूद आतंकी उठा रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि आतंकी आम अफगानी और अमेरिकी सेना को अपना निशाना बना सकते हैं। हमने स्थिति पर पैनी नजर रखी है। हम आईएसआईएस के खतरे से भी निपटने को तैयार। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार आज बुलंदशहर जिले के नरोरा में घाट पर होगा। कल्याण सिंह की अंतिम शव यात्रा अलीगढ़ के स्टेडियम से निकलकर अतरौली पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस जाएगी, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए करीब 2 घंटे तक उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। उनके अंतिम संस्कार में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी, बीजेपी की दिग्गज नेता उमा भारती भी शामिल होंगी। पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि कल्याण सिंह हर किसी की प्रेरणा के केंद्र बने। देश ने एक सार्थक नेता खो दिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश के 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। वहीं सीएम योगी ने प्रदेश में आज 1 दिन के सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की। कल्याण सिंह के निधन पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर बड़ा ऐलान किया। अब अयोध्या, अलीगढ़, एटा, बुलंदशहर, प्रयागराज में कल्याण सिंह के नाम पर मार्ग के नाम रखे जाएंगे। गृह मंत्री अनिल विज की बिगड़ी तबीयत, चंडीगढ़ पीजीआई में किया गया भर्ती। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से मानसून सत्र में भी नहीं लिया हिस्सा। चंडीगढ़ पीजीआई में सीएम मनोहर लाल ने गृह मंत्री अनिल विज का हालचाल जाना। तबीयत बिगड़ने के बाद पीजीआई में भर्ती हुए थे अनिल विज।
देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा केस। कुल मरीजों की संख्या 3,24,00,000। केरल में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 17,106 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 83 मौतें हुई। केरल में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,575 नए मामले। एक दिन में 145 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में अब 53,000 से ज्यादा 51 के एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में 19 नए कोरोना के मामले। एक दिन में 48 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अब 430 एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 16 नए मरीज। एक दिन में एक मरीज ने दम तोड़ा। कुल मरीजों की संख्या 7,70,000। हरियाणा में लोगों को छूट के साथ ही 6 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। प्रदेश में छूट के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा। कोरोना पर पीएमओ को एनआईडीएम ने रिपोर्ट सौंपी, जिसमें तीसरी लहर में बच्चों पर कहर का अंदेशा जताया जा रहा है। बुलंदशहर में 2 हत्याओं से हड़कंप। छतारी थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग गांवों में हत्या का मामला सामने आया। बुलंदशहर के छतारी थाना इलाके में सालाबाद में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई, तो वहीं देवलाली में दूसरे युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्य की रफ्तार में पर कहा कि 2023 में कार्तिक पूर्णिमा तक लोगों को श्री राम लला के गर्भगृह में दर्शन हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि ये मंदिर पूरे विश्व में अपनी अलग तरह की अनूठा मंदिर होगा। ये निर्माण उसी सोच के अनुसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्य के लिए निष्ठा से लगे हुए हैं। पिछले 3 वर्षों में दीपावली के अवसर पर अयोध्या में लाखों दिए जलाकर पूरे विश्व में प्रकाश फैलाने का काम किया। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी। इस आंदोलन में कई जगह से किसानों नेताओं के बीच टकराव देखने को मिला, जिसके बाद किसानों नेताओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात कही। इस कड़ी में बरवाला से जेजेपी विधायक जोगीराम ने किसानों से माफी मांगी। सिहाग ने बिछड़पड़ी टोल प्लाजा पहुंचकर किसानों से कहा कि वो पद और उम्र में बड़े हैं, इसलिए उन्हें माफ कर दें। आपको बता दें कि 14 अगस्त को बरवाला के सरसोद गांव में किसान और विधायक के समर्थकों के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद किसानों ने विधायक से माफी की मांग की थी। फरीदाबाद की क्यूआरजी हॉस्पिटल में नाबालिग से रेप से हड़कंप। पिता की डायलिसिस कराने आए बच्ची के साथ अस्पताल में स्टाफ ने रेप किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अस्पताल प्रबंधन पर मामले को दबाने का आरोप। बल्लभगढ़ के सेक्टर 64 में बेजुबान को मारने से रोका तो एक युवक ने पड़ोसी मां बेटे पर हमला बोल दिया। सुबह पास में रहने वाले युवक का कुत्ता खुलकर पड़ोसी के घर में जा पहुंचा था, तो पड़ोसी ने उसके कुत्ते को मारना शुरू कर दिया। जब युवक ने उसका विरोध किया तो उसने युवक और उसकी मां पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों मां बेटे को गंभीर चोटें आई। घटना के बाद घायलों को बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया। वहीं घायल युगल की माने तो उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को भी दे दी है। रक्षाबंधन के त्योहार के चलते रोडवेज बसों की सेवाएं पर्याप्त रहे, इसके लिए सोनीपत में रोडवेज से बस ड्राइवर और कंडक्टर की छुट्टियां रद्द कर दी गई। रक्षाबंधन के त्योहार पर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफे के तौर पर बस में यात्रा फ्री कर दी थी। आज दोपहर 12 बजे तक महिलाएं रोडवेज की बसों में मुफ्त सवारी कर सकेंगी। महिलाओं से टिकट न लेने का आदेश भी जारी किया गया है। साथ ही महिलाओं के साथ 15 साल की उम्र के बच्चों का भी टिकट नहीं लिया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। आपको बता दें कि सोनीपत जिले में 167 बसें चल रही हैं, जिसमें 62 बसें गोहाना डिपो में हैं, तो वहीं 105 बसें सोनीपत डिपो से चल रही हैं।
पलवल के किटवाड़ी चौक स्थित सरस्वती स्कूल में हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड्स और स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से सैनिक के सम्मान में स्वदेशी राखी हस्त कौशल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में पहला स्थान एमडी हाई स्कूल, दूसरा स्थान विनायक स्कूल और तीसरा स्थान सरस्वती वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल को मिला। प्रतियोगिता में करीब 25 स्कूल की छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वदेशी जागरण मंच के सह संगठन सतीश कुमार ने कहा कि लोगों के संकल्प की बदौलत आज चाइनीज राखियां बाजार से बाहर। जिंद में भी राखी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया, तो वहीं राखी बांधने के लिए भाई के घर जाने वाली बहनें बसों में सवार होने के लिए उत्साहित नजर आई। रक्षाबंधन के त्योहार पर बसों के अड्डे पर भी भारी भीड़ रही। सवारियां अपने अपने घर जाने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भिवानी में निर्मल ताऊ ने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। इसके साथ ही कोरोना नियमों का पाठ भी पढ़ाया, जिसमें सभी जिंदगियां सुरक्षित रहे। बस स्टेशन पर कई अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। रक्षाबंधन को देखते हुए पुलिस प्रशासन के भी बस स्टैंड की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इस मौके पर महिलाओं ने भी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार ने 2 दिन तक बसों में महिलाओं और 15 साल के बच्चे की मुफ्त यात्रा कर दी। चरखी दादरी के गांव कमोद में 19 से 21 अगस्त तक एक दुग्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के पशुपालकों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में एक भैंस ने 25 किलो 863 ग्राम दूध देकर पहला स्थान हासिल किया। गाय ने 12 किलो से ज्यादा दूध देकर प्रथम स्थान हासिल किया है। प्रथम स्थान पाने वाली भैंस और गाय के मालिकों को 30,000 रुपए इनाम की राशि दी गई। करनाल के गांव मलिकपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार महिला और उसकी 4 वर्षीय बच्ची को कुचला, दोनों की मौत। यूपी के सापला गांव में निवासी एक परिवार, पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सोनीपत के बस स्टैंड पर रक्षाबंधन के त्योहार पर कोरोना के प्रति लोगों की लापरवाही देखने को मिली। बसों की संख्या कम होने के कारण बस में ओवर सीटिंग और ओवरलोडिंग देखने को मिली। रोडवेज प्रशासन भीड़ को काबू करने के लिए असमर्थ नजर आया। कोरोना के प्रति लोगों द्वारा लापरवाही की सारी हदें पार कर दी गई। तो शाम में गांव डाडम के पहाड़ में अवैध खनन की शिकायत पर जांच करने पहुंची टीम पहुंची। सब कमेटी की गठित टीम के सदस्यों ने मौके पर करीब 4 घंटे तक बारीकी से निरीक्षण किया। टीम के सदस्यों से गांव वालों ने पहाड़ ठेकेदार और खनन कंपनी के खिलाफ शिकायत की, जिसे सुनने के बाद टीम ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर खनन में जुड़ी रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर पेश करने के निर्देश दिए। इंद्री में उस समय ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया जब बिजली विभाग के एसडीओ के नेतृत्व में विभाग की टीम गांव में बिजली के मीटर उतारने पहुंची और ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। विभाग की टीम ने गांव में खंभों पर लगे 5 मीटर उतार दिए। अधिकारी उन मीटरों को जांच के लिए लैब में भेजने की बात करने लगे, लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल क्षेत्र में हरियाणा की बेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड दिया। गजेंद्र शेखावत ने हरियाणा को प्लेटिनम अवार्ड दिया। एनर्जी एनवायरमेंट फाउंडेशन ग्लोबल अवार्ड 2021 से नवाजा। रोजगार के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा कदम। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में हर साल 200 रोजगार मेले लगाए जाएंगे। रोजगार मेले में निजी क्षेत्र में रोजगार मिल सकेगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 22 जिलों में रोजगार कार्यालय की जिम्मेदारी होगी। हर तिमाही रोजगार मेला प्लेसमेंट किया जाएगा। पंचकुला यमुनानगर हाईवे के किनारे गांव में 25 फुट की गहराई में सीवरेज लाइन का काम करते हुए 3 मजदूर मिट्टी में दब गए। मजदूर यहां जमीन में 25 फुट की गहराई के अंदर स्लैब डालने की कोशिश कर रहे थे। काम के दौरान ही एरिया का बड़ा मिट्टी का ढेर खसक गया, जबकि कुछ जगहों पर अभी लेंटर डाले जाने बाकी है। इस दौरान 25 फुट की गहराई में अचानक ही कुछ कंस्ट्रक्शन गिर गया और मिट्टी खसक गई, जिसके चलते 3 मजदूर नीचे दब गए। 1 मजदूर की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर।
बहादुरगढ़ के गांव में पूर्व सरपंच की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है, जहां नून बांट्रा गांव के पूर्व सरपंच पर अज्ञात हमलावरों ने करीब 40 गोलियां चलाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। सरपंच किसी काम से दाबोदा रोड पर गया हुआ था, वहीं पर एक पेट्रोल पंप के पास अज्ञात हमलावरों ने उस पर हमला बोल दिया और 40 गोलियां मारी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने पूर्व सरपंच के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवाया। हरियाणा में अब आंगनबाड़ी सेंटर बीते जमाने की बात होगी। दरअसल हरियाणा सरकार आंगनबाड़ी कल्चर को समाप्त कर उसे आधुनिक रूप देने जा रही है, जिसके चलते क्षेत्र में प्रदेश में कार्यरत 4000 आंगनबाड़ी सेंटर को समाप्त कर उनके स्थान पर आधुनिक प्ले स्कूल शुरू किए जाएंगे। इसी कड़ी में फरीदाबाद जिले में शुरुआती चरण में 117 आंगनबाड़ी सेंटर को आधुनिक प्ले स्कूल में तब्दील किया जाएगा। सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार जिले में 117 आंगनबाड़ी स्कूलों को प्ले स्कूल में कन्वर्ट किया जाएगा। आज से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का परीक्षण दिया जाएगा। जिले में प्रथम चरण में 40, दूसरे चरण में 35 और तीसरे चरण में 42 आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक प्ले स्कूल के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। हांसी में बिजली विभाग की टीम को ग्रामीणों ने बंधक बनाया। ग्रामीणों ने 5 बिजली कर्मियों और 2 पुलिस कर्मियों को बंधक बनाया। बिजली विभाग की लाइन लॉस की शिकायत मिली थी, जिसके बाद सीसर गांव के लोगों ने कर्मचारियों को बंधक बनाया। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली कर्मी उन्हें बेवजह परेशान कर रहे हैं, जबकि कर्मचारियों के पास छापा मारने का कोई आदेश नहीं। केंद्र सरकार द्वारा एक बार फिर घरेलू गैस के रेट में 25 रुपए की बढ़ोतरी करने से लोगों की महंगाई से परेशानी बढ़ी। महंगी रसोई गैस ने लोगों का बजट बिगाड़ कर रख दिया। गैस के लगातार बढ़ रहे दाम के विरोध में गोहाना में जन संघर्ष मंच और समता मूलक महिला संगठन के कार्यकर्ताओं ने मिलकर शहर भर में प्रदर्शन करते हुए गोहाना समता चौक पर केंद्र सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान जन संघर्ष मंच के कार्यकर्ताओं ने बढ़ाए गए गैस के दाम के अलावा बढ़ाए हुए पेट्रोल डीजल के भाव भी कम करने की मांग की। गोहाना में देर रात से बारिश हुई, लेकिन उसके बावजूद लोगों में बढ़ती महंगाई को लेकर काफी रोष देखने को मिला। पलवल में पुलिस अधीक्षक दीपक ने अपने कार्यालय के बाहर जनता दरबार लगाया, लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान दर्जन भर से ज्यादा समस्याओं का निराकरण किया। कुछ शिकायतों का तो मौके पर ही समाधान हुआ और कुछ शिकायतों को आगे बढ़ाकर उन्हें निपटाने का आश्वासन दिया। महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर 29 अगस्त को ओबीसी समाज की महापंचायत होने जा रही है, जिसमें प्रदेश के ओबीसी समाज के लोग चौबीसी चबूतरे पर मौजूद रहेंगे। महम कस्बे में ओबीसी समाज के नेता महापंचायत के लिए ग्रामीणों को निमंत्रण दे रहे हैं। ओबीसी समाज केंद्र के 127वें संशोधन का विरोध कर रहा है। ओबीसी समाज राजनीति में 27% आरक्षण की मांग कर रहा है। उनकी मांग है कि ग्राम पंचायत के लोग लोकसभा तक आरक्षण दिया जाए। बलूचिस्तान के गिरिच इलाके में रविवार को एक आईईडी विस्फोट हो गया। धमाके में पाकिस्तान सेना के एक कैप्टन की मौत होने के बाद 2 जवानों के घायल होने की खबर। एक रिपोर्ट के अनुसार यह आईईडी आतंकवादियों ने लगाया था और पाकिस्तानी सेना का एक वाहन इससे टकरा गया, जिससे यह धमाका हुआ। इससे पहले पिछले शुक्रवार को बलूचिस्तान के ग्वादर में हुए एक आत्मघाती हमले में 2 बच्चों और एक चीनी नागरिक समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी। जम्मू के अरनिया सेक्टर में सुबह ड्रोन जैसे संदिग्ध चीज नजर आई। यह संदिग्ध चीज लाल और पीले रंग की चमक रही थी। वहीं सैनिकों ने उड़ती हुई चीज पर फौरन 25 LMG गोलियां दागी। फायरिंग के बाद उड़ती हुई वस्तु कुछ ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पाकिस्तान की तरफ चली गई। ओलंपिक के बाद अब दुनिया भर के खेल प्रेमियों की निगाहें पैरामेलिक पर टिकी हुई है। 24 अगस्त को टोक्यो में पैरालंपिक खेलों की शुरुआत हो रही है, जो 5 सितंबर तक जारी रहेगा। इस बार भारत की तरफ से 9 इवेंट और 54 पैरा एथलीट शिरकत कर रहे हैं। पैरालंपिक में भारत का ये अब तक का सबसे बड़ा दल है।
शेयर बाजार ने एक बार फिर हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शुरुआत ही बढ़त बना ली। बीएसई का 30 स्टॉक्स वाला प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 366 अंकों की उछाल के साथ 55,992.84 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी तेजी के साथ 16,592.25 के स्तर पर खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 411 अंकों के फायदे के साथ 55,000 के स्तर पर कारोबार के साथ रहा।